प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है इसमें पीडीएफ नहीं थी इसलिए देखिए, When people rebel 1857 and after। देखिए अभी जो हमने संथाल रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, कोल रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, सुना था आप लोगों ने, तो कोई बच्चा बता सकता है कि कोल रिवोल्ट किस ईयर में हुई थी? किसको याद है? 1855। ठीक है, बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। ओके, बोल बेटा, तू भी बोल देखो। 55। हाँ मैंने 1855। सब लोग बेटा बादाम का चूरन फांको, मैं कोल पूछ रहा था, संथाल नहीं। अच्छा, हाँ तो ये बोलो ना, तो फिर कहाँ दिमाग, वहां तो लगा के आ जाते, फिर केबीसी में हा 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 घर जाइए आपका हो गया, ऐसे करते, फिर अच्छा लगता क्या? चलिए, कोल रिवोल्ट था और यहाँ पे बिरसा मुंडा ने संथाल रिवोल्ट किया था 1855 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब तो कल ही पढ़ा है, वेद धो दिया आप लोग, आगे का क्या होगा, नोट्स भी लिखा गुड़िया ने, दिमाग गुड़िया का चक्कर घिन्नी हो गया। पॉलिसीज एंड द पीपल, 10 बात बताएंगे, देखिए पॉलिसीज एंड द पीपल इन द। अब देखिए आखिर 1857 में रिवोल्ट क्यों हुई, और उसके बाद भी जो रिवोल्ट हुआ वो क्यों हुआ, कहां हुआ, कौन सी सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी जब रिवोल्ट हुआ, ये सारी बात, ठीक है। सबसे पहली बात है, मैं आपको ये बताऊं कि 1856 में भारत का, इंडिया का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो रेलवे का डेवलपमेंट देखते हो, जो जितनी भी रेलवे आपको दिखती है, PWD आपने लिखा हुआ सड़कों पे देखा होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, ये सारा का सारा, ये सड़कें, ब्रिज, पुल, रेलवे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको डेवलपमेंट करने का पूरा जो क्रेडिट है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है, उसी ने इसके बारे में सोचा था। इसके साथ साथ उसने एक और चीज सोचा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के जो भी राज्य होते थे, राजा होते थे, उन पर वो कब्जा कर लेता था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि झांसी की रानी, उस वाले रूल थे वो जो वो देने पड़ते थे, टैक्स वो नहीं दे पाए तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें एक चीज और भी है, डरता ही नहीं कोई मेरे से, हरे के नीचे लाल। वैसे मैं भी एक पुल्ली सिस्टम बनवाने जा रहा हूँ, यहाँ से छोटे बच्चों को वहां पे डोली में डाल के नीचे कर देंगे, सब कुछ तो सोच लिया, लेकिन लास्ट में जब मैंने इसका मूल्यांकन किया तो मुझे पता चला मास्टर कैसे जाएगा ऊपर, नीचे तो आ जाएगा ऊपर से रस्सी से लटक के, ऊपर जाते जाते तो मेरी सारी पढ़ाई निकल जाएगी, इसलिए मैंने ये त्याग दिया, ये उपाय। लिफ्ट करवा लो, सही है, पेंट तो हो नहीं रहा, लिफ्ट करवा लो। दुबले पतले बच्चे अलाउ रहेंगे उसमें, मोटे बच्चे नहीं। नहीं मैं तो सब तरफ देख रहा हूँ। इसलिए तो मैं इधर से नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल, उसने एक पॉलिसी अपनाई थी, वो पॉलिसी क्या थी कि अगर कोई भी राजा बिना अपने संतान के या बिना वारिस के या एयर के गुजर जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी सीधे अंग्रेजी या ब्रिटिश इंडिया के शासन में आ जाएगी, ब्रिटिश इंडिया, हाँ गोद नहीं ले सकते थे उसको, दत्तक पुत्र कहा जाता था, हिंदी में आएगा आप लोगों का। तो झांसी की रानी का जो बेटा हुआ, उनके हस्बैंड का नाम गंगाधर राव था, आप लोग को पता ही होगा,
तो झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था, ये सब तो घर घर में बच्चे जानते हैं। उनका जो पुत्र हुआ तो साजिश करके अंग्रेजों ने उनके बेटे को जहर दिलवा दिया और जिसके चलते वो डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद क्या क्या उन्होंने अपने ही किसी जान पहचान के एक लड़के को गोद ले लिया जी, जो भी हो, तो गोद ले लिया। अब गोद लेने के बाद डलहौजी कहता था गंगाधर राव की डेथ हो गई, अब वो बच्चा जो था उसकी संरक्षिका बन करके, मतलब कि उसका एक क्या कहते हैं केयर टेकर बन करके रानी लक्ष्मीबाई शासन कर रही थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि कानून के खिलाफ है, आपको अपना जो ये पूरा का पूरा राज्य है अंग्रेजों के अधिकार में देना होगा, उसके बदले आपकी पेंशन हो जाएगी। तो झांसी की रानी को तलवार चलाना आता था, ऐसा थोड़ी था कि डंडे से काम चल करती, तो मानी नहीं। और इसी कारण से केवल झांसी की रानी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसको डलहौजी ने हड़पा था। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था एक इसका भी कारण था, ठीक है। इसके पीछे ये भी कारण था कि जितने भी नवाब, अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, एक सेकंड, नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं इस नवाब का, मुर्शिद नहीं, मुर्शिद नहीं, क्या था उसका नाम, अवध के नवाब का, उसने है ना कथक नृत्य जो था ना, वाजिद अली शाही नाम था उसका, आगे आएगा, मेरे को लग रहा है वही है, याद नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं। देखिए, तो आपको मैं बता दूं कि 1857 तक लगभग 15 से 20 ऐसे बड़े बड़े राज्यों पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, 15 से 20, जिसमें से अवध का नवाब, अवध मतलब कि पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नहीं, तो चक्कर क्या था ना कि गंगाधर राव की ज्यादा पत्नियां नहीं थी, ठीक है ना। वैसे भी हिंदुओं में रानियां थोड़ी कम ही होती थी, मैंने 2 या 3 इस तरह से। ये मुल्ले थे ना, ये मुस्तफा के 18 कमाल पासा करते थे, सब लोग नहीं ऐसा। और वैसे भी जितने भी आप मराठियों को देख लीजिए या राजपूतों को देख लीजिए, तो 2-3 रानियां तो इनकी होती थी, लेकिन वो हरम नहीं होता था कि मैंने 100, 200, 300, 500, 1800 इस तरह रानियां नहीं होती थी किसी की भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी राजाओं के राज्य छीन लिए गए, अब जैसे मान लीजिए मैं अवध की कहानी आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा इस रिवोल्ट का कारण ही अवध था। 1857 की जो क्रांति हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, तो आगे बताएंगे। आप ये समझ लीजिए कि 1857 से पहले 1856 में अवध को, जो यूपी का राज्य था, पूरा का पूरा अंग्रेज अपने अंडर कर लिए। और क्या उन्होंने कारण बताया कि अवध का जो नवाब है, राजा को नवाब कहा जाता था, कि ये सही तरह से शासन नहीं कर रहा, जनता यहां पर दुखी है, जनता बिल्कुल क्या कहते हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है राजा के द्वारा। तो अंग्रेज जनता को अच्छा शासन देने के लिए पूरा का पूरा राज्य अपने अंडर में ले रहे हैं, ठीक है, समझ गए। हुआ क्या, ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटेन की जो आर्मी थी, जो इंडिया में ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी, इंडिया वाली, उसमें अधिकतर जो भी फौज में लोग बहाल होते थे, इंडिया के लोग जो भर्ती होते थे, रिक्रूट होते थे, उसमें यूपी और बिहार से ही अधिकतर लोग होते थे, मोस्टली यूपी से, ठीक है। अब जितने भी लोग मान लीजिए जो सेना में थे, जब पूरा का पूरा जागीरदारी और पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तो वो भी प्रभावित हुए कि हमारे राज्य पर भी ये अधिकार हो गया। दूसरी बात, जितने भी नवाब के साथ काम करने वाले सैनिक हो गए, या कोई भी जो उसके महल में रहते थे, नौकर चाकर या मंत्री या जमींदार जागीरदार, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो भी खिलाफ हो गए। वो मौका खोज रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे हमें दोबारा अपना राज प्राप्त करने का, अधिकार करने का मौका मिले। तो समझ गए हुआ क्या, 1857 में, एक सेकंड मैं थोड़ा और भी बता दूं। और मैंने आपको एक सब्सिडरी एलायंस के बारे में पहले समझाया था, शायद सुना हो आप लोगों ने, सहायक संधि कहा जाता था। तो सहायक संधि क्या थी, इसमें यह था कि अगर आपने अंग्रेजों के साथ ये पैक्ट साइन कर लिया, ये समझौता साइन कर लिया, हस्ताक्षर कर दिया, तो आपके राज्य में
अंग्रेज अपनी एक सेना की टुकड़ी रखेंगे, एक बटालियन रखेंगे। दूसरा, राजा के दरबार में अंग्रेजी ऑफिसर जिसको रेजिडेंट कहा जाता था वो रहता था। और तीसरा ये कि जो रेजिडेंट है उससे पूछे बिना आप दरबार का कोई भी काम नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ा, आप किसी भी विदेशी शक्ति से कोई भी तरह का संधि या रिलेशन नहीं बना सकते, कोई बातचीत नहीं कर सकते। अगर आप अंग्रेजी, आपके रेजिडेंट आपके देश में है तो आप क्या कहते हैं, फ्रांसीसी या डच से बात नहीं कर सकते। और बदले में उस राजा को क्या मिलता था? बदले में राजा को मिलता था कि कोई भी अगर बाहर से हमला आपके राज्य पे अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उस अंग्रेज रेजिडेंट और है ना उस चोटे के साइज वाले जितने भी सैनिक थे, उनका पूरा वेतन, खर्चा, खाना पीना, रहना, गोला बारूद सब वो राजा ही दे। समझ रहे हैं बात को? और इसी अलायंस को भी किया गया था 1801 में अवध के साथ, और 1856 में इसी के आधार पर उसका भी क्या कहते हैं, एनेक्स्ट कर लिया गया, मतलब कि हड़प लिया गया उसको। उसके साथ साथ बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा इस नाम को, भारत में मुगल डायनेस्टी का या मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर था। 1856 में इसको भी क्या करते हैं, पेंशन दे दी गई, ठीक है, और पेंशन दे करके इसको वहीं पर सीमित कर दिया गया। ये पूरे मुगल क्षेत्र भी इसे छीन लिए गए, बस दिल्ली का आसपास का जो इलाका था किले के अंदर ही रहने का इसको अधिकार देके छोड़ दिया गया। तो आप एक चीज तो समझ गए कि जो सब्सिडरी अलायंस था, जो मैंने अभी आपको संधि बताई, और एक डलहौजी की नीति थी कि अगर आप बच्चा कोई भी है, गोद अगर मर गया, अगर बच्चा नहीं तो गोद नहीं ले सकते, वो बिना वारिस वाला जो भी राज होगा, एयर वाला, वो सरकार अपने अंडर में कर ले। ये दो कारण था जिसके चलते जितने भी राजा, जमींदार, सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था सती प्रथा के बारे में, सती सिस्टम। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया, सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो इस प्रथा के खत्म होने के चलते जो समाज में जो भी बड़ी जाति के लोग थे, ब्राह्मण लोग, सोचते थे कि हमारा धर्म खत्म कर रहे हैं, हमारे धर्म पर चोट है, बात समझ रहे हैं ना? इस कारण से भी वो कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। सरकार का धर्म में या रिलीजन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस वो लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, ये भी कारण था। थैंक यू बेटा। ये ऊपर घर देख रखा है ना इसका, बेटा उनको कहना एक बोतल पानी सर ने मांगा है। खुशी को क्या नाम है जो भी है उसका, 3-4 है, जो भी नाम तुमको अच्छा लगे वो बोल देना। देखिए हुआ क्या, एक डेट में देखना चाहता हूं जो मुझे इसमें शायद नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिलेगा, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बताएंगे।
हुआ क्या कि अंग्रेजों ने एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया। पहले वहां पे ब्राउन बैस नाम की राइफल चलती थी ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है ना, जिसमें इंडियन लोग भी काम करते थे। उसके जगह पे एनफील्ड नाम की नई राइफल लाई गई, ठीक है ना। ऊपर कोई नहीं है, आजा कोई। मास्क लगा के रखकर बेटे, बच्चों को भी काट रहे हैं आजकल। तो दक्ष अपनी सूझ पढ़ ले जाके। ब्राउन बैस के जगह पे एनफील्ड नाम की राइफल इंट्रोड्यूस की गई। इस राइफल में प्रॉब्लम ये थे कि इतना मोटा है ना, जैसे ये इस साइज की कारतूस होती थी उसकी बुलेट, उसके ऊपर ग्रीज लगा होता था। ग्रीज समझते हैं ना, ग्रीस चर्बी, ठीक है। उसको क्या करना होता था कि पहले दांत से काट करके उसकी चर्बी को फेंकना पड़ता था और उस सिलेंडर में, मतलब पूरे खाली स्पेस में बारूद भरा होता था, गन पाउडर। उस गन पाउडर को पहले राइफल के अंदर ऐसे डालना पड़ता था और एक रॉड जैसी होती थी, उससे प्रेशर बनाना पड़ता था इस तरह, और फिर बंद करके फिर फायर करना पड़ता था, ठीक है जी। इतना काम होता था। वो राइफल उस जमाने की सबसे एडवांस राइफल मानी जाती थी जो इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बेटे उसको निकालना भी है ना, वो तो पैक रहेगी, ठीक है। आपको उसके अंदर से बारूद निकाल के डालना है, छोटे छोटे पैकेट बना। मैं जैसे ये कह रहा था ना कि उस जमाने में वही चीज अवेलेबल थी। प्लास्टिक और ये गत्ते उत्ते तो जमाने में इंट्रोड्यूस हुए भी नहीं थे, ये तो बाद में बने थे ना। तो उसके लिए क्या था कि उसके लगने से ये होता था कि मतलब उसको दांत से काट के आसानी से फेंका जा सकता था। मैंने दांत से काट के ऐसे किया, फेंक दिया और ऐसे अपना पलट दिया उसमें, हैं? यही तो टेंशन की बात थी। हुआ क्या, अफवाह फैल गई कहीं। एक बार जैसे एक ब्राह्मण जो था नदी से नहा करके आ रहा था, ठीक है ना, नदी से नहा करके आ रहा था और वो क्या कहते ब्रिटिश आर्मी में तो जैसे वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, झाड़ू लगाने वाले को हम लोग अपने बिहार में मेस्तर कहते हैं। तो छोटी जात के थे जो भी, उस जमाने में जात पात तो चलता ही था, आपको पता है। तो हुआ क्या ना, जैसे उसे गलती से टच हो गया, वो बोले अरे फिर से मुझे नदी में नहाने जाना पड़ेगा, मेरा धर्म ले गया, ये वो पूरा बोलने लगा। तो जो वो था ना, उसने बोला कि अच्छा मेरे छूने से तुम्हारा क्या कहते हैं टच हो गया, तो मतलब तेरा धर्म चला गया, और जो गाय और सुअर की चर्बी दांत से काट काट के फेंक रहे हो तो तुम्हारा धर्म नहीं जा रहा। क्या बोलता है? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, ये प्रूफ है मेरे पास, है ना, मैंने देखा है बात करते हुए। तो ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि जो ये नई राइफल आई है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का धर्म खत्म करने के लिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई ऊपर, समझ रहे हैं ना। अब मुसलमान इसको राइफल को यूज नहीं करना चाहे क्योंकि सुअर उनके लिए नापाक होता है और हिंदू तो गाय माता है ही हमारी, इस तरह से तो बिल्कुल विद्रोह की बात फैल गई। अब कितना भी अंग्रेजों ने समझाया, माने ही नहीं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मंगल सिंह जो थे, मंगल पांडे, ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, ये राइफल का डेमो हो रहा था तो इसी राइफल में गोली भर करके, ठीक है ना, सबसे पहले अपने अंग्रेज ऑफिसर को गोली से ठन कर दिया, मारा। और जितने भी लोग मिलते गए, सब इंडियन लोगों ने, आर्मी वालों ने उठाया राइफल, जो पुरानी वाली राइफल थी, और मारते चले गए। तो मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और मार्च 1857 में, 1857 में, हाँ मार्च 1857 में उनको फांसी दे दी गई इसके लिए, ठीक है। और इसी कारण से ये बात उम्मीद नहीं, पूरे इंडियन आर्मी में हर जगह फैल गई और सब जितने भी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसी को 1857 का सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। हाँ जी, हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, मैंने तो कुछ नहीं। आजा बट तो 1857 में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया मंगल पांडे को, और इस बात को एक क्या कहते हैं, हिंदुस्तानियों पे अटैक मानते हुए जितने भी हिंदुस्तान के सैनिक थे सब लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए
यहां पर हुआ क्या कि जो भारत में ब्रिटिश इंडिया की जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें इंडियन लोग ज्यादा काम करते थे, वो लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब जितने भी रजवाड़े या राजा थे जिनकी जगहों पे कब्जा करके अंग्रेज बैठी थी, वो राजा भी तैयार हो गए, अपने सेना इकट्ठा करने लगे, झांसी की रानी हो गई। उसके बाद नाना साहब थे जो पेशवा थे यहाँ पे मराठों के, ये सब लोग इकट्ठा होने लगे और सिपाहियों का साथ देने लगे। और इस तरह देखते देखते ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? लेकिन उस समय बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल राजा था, दिल्ली के लाल किले में रहता था, ठीक है, 80 साल का बुढ़ा आदमी था, 80 ईयर्स का ओल्ड, और एक शायर था, उसको ये युद्ध तलवार उलवार कुछ नहीं समझ में आता। इन्होंने क्या किया, जितने भी मेरठ से चले आर्मी वाले, जितने भी थे इंडियन आर्मी वाले जो भी थे सैनिक, और उन्होंने कहा कि आपको हम राजा घोषित करते हैं, आप हमारे सेनापति बन जाइए। बात समझ रहे हैं ना? बहादुर शाह जफर को। और वो वहां पर आ भी गए, इनको शरण भी दे दिया गया और ये सब इकट्ठा हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि ये पूरे इंडिया में हुआ नहीं। राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे और पंजाब के और गोरखा रेजिमेंट, मतलब गोरखा जितने थे पहाड़ी वाले, पूरे के पूरे पंजाब के और पूरा का पूरा राजस्थान, इन्होंने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, अपनी सेना भी भेजी हमारे हिंदुस्तान के विद्रोहियों को मारने के लिए। ये तीनों के तीनों देशद्रोही थे, पंजाबी जितने भी थे, राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे और गोरखा। समझ रहे हैं ना? ये कहा गया, लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग बना, और उसी के समय ये विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग बन चुका है। उसने कहा, उसकी एक कोटेशन है, स्टेटमेंट है कि अगर पंजाब और राजस्थान से मदद नहीं मिलती तो मुझे तुरंत ही अपना बिस्तर लपेटना पड़ता। इतना बड़ा आंदोलन हो गया था। अरे यहाँ पर मुट्ठी भर ही तो अंग्रेज थे, हम पर और आप पर जो शासन किया जा रहा था, हमारे भाइयों के द्वारा शासन किया जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले थे, पुलिस थाने में कौन था? दारोगा हिंदुस्तानी था, पुलिस वाले हिंदुस्तानी थे, और वही हम पर गोली चला रहे थे। हम ही को तोड़ करके हम इस पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें शायद होबे का भी मैं आपको बता दूं। अब विद्रोह या लड़ाई का मैसेज एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने का देखिए तरीका क्या था। और भारत का इतिहास पूरा लिख दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक इतिहासकारों को ये पता नहीं चला कि ये किस चीज का सिंबल बनाया गया था। ठीक है, कमल और रोटी, रोटी और कमल समझते हैं ना, इसको सिंबल बनाया गया था। विद्रोही लोग एक गांव से दूसरे गांव वो भेजते थे और इसी पे मैसेज छिपा हुआ था कुछ को विद्रोह का। ठीक है, अभी तक पता नहीं चला कि इसके पीछे क्या था। हाँ, अब कैसे पता चलेगा? मंगल पांडे के ऊपर मूवी भी बनी थी एक, आप लोगों ने शायद सुना हो उसके बाद, और उसमें कोई बहुत बड़ा अच्छा एक्टर ने काम किया था जिसका नाम आपको पता है, आमिर खान। बहुत अच्छा उसमें एक्टिंग किया था, अच्छी स्टोरी बताई। मंगल पांडे मूवी का ही ना, और आज से लगभग 15-17 साल पहले बनी, बहुत साल पहले। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ये बहादुर शाह जफर की फोटो दिख रही है आप लोग को? इस साइड कॉर्नर पे सबसे ऊपर टकलू थे। ये मुकुट में कैसे दिख गई तुमको सर के बाल इनके? मुकुट में कैसे दिखा सर का बाल? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कितने बाल नहीं दिखा तो तू कैसे कह सकती टकलू नहीं है? क्योंकि इनकी फोटो आप बड़े क्लास में जाएंगे 11th-12th में तो है, उसमें टकलू दिखते हैं। नहीं, अब ये नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, देखते हैं। इस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट है
मैं कुछ स्टोरी जैसे ही आप लोगों को बता दूं। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि झांसी से जो ये विद्रोह स्टार्ट किया गया उसमें लक्ष्मीबाई ने किया था, आप लोगों को पता? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया था विद्रोह, ये आप लोगों को पता? तात्या टोपे इस विद्रोह में सबसे बहादुर सेनापति थे। नाना साहब के सेनापति थे। कानपुर इनका मामा घर है, तो कानपुर से ही उन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया था। तात्या टोपे, झांसी की रानी झांसी से, ठीक है। बिहार से, पूरे बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया था। अब मैं तात्या टोपे के बारे में बताता हूँ, नाना साहब के बारे में बताता हूँ, कुंवर सिंह के बारे में और झांसी की रानी के बारे में। बेटा उनका नाम ही था नाना साहेब, ठीक है ना, और ये सबसे बड़े देशद्रोही थे। नहीं ये नहीं, नाना साहेब, सॉरी, कहीं ये दिल पे ले जाए बेचारा। आ जाओ, बैठ जाए, कुर्सी निकालना जी। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ। जब अंग्रेजों ने ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ था, झांसी की रानी भी लड़ाई में लगी हुई थी, सब लोग लगे हुए थे। झांसी की रानी को नाना साहेब अपना भाई मानते थे, ठीक है, राखी बांधते थे। तो जब युद्ध छिड़ा, अब दिखा कि भैया अब तो हमारी लग गई लंका, ये भाग करके नेपाल चले गए और कभी अंग्रेजों को नहीं मिले, किसी को कोई सबूत भी नहीं मिला, मरे जिए क्या। मैना देवी इनकी बेटी थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं पता किसी को। तो अब मैं यार 1857 में भागे थे, उस समय अधेड़ थे, तो अब क्या मैंने इनकी हड्डियां भी मिली? उस जमाने में कोई खबर नहीं मिली, ये करो, पकड़े नहीं गए। नाना साहेब ये मराठा थे, मराठा राज्य से लड़ते थे। इनकी जो बेटी थी उनका नाम था मैना देवी। जब नाना साहेब महल छोड़ के भाग गए तो नाना साहेब का जो दोस्त था ना, वहां का अंग्रेज अफसर बड़ा अच्छा दोस्त था, पहले मित्र होते थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे और घर आना जाना लगा रहता था। तो जो अफसर की जो बेटी थी ना, और नाना साहब की बेटी का नाम मैना था, लोग मिलते थे, एक साथ खेलते थे, मैंने बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि फ्रेंड थे अच्छे। अब ऊपर से नाना साहब और कौन, क्या मतलब तुम सुनते नहीं हो क्या, मैं क्या बोल गया? एक अंग्रेज अफसर था। हुआ क्या ना कि उसको ऊपर से ऑर्डर आया कि नाना साहब का जो पूरा का पूरा महल है आप इसको तोड़ दीजिए, पूरा बिल्कुल खत्म करना है, ताकि और दूसरों के है ना मन में डर पैदा हो कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का क्या परिणाम होता है, समझ रहे ना। हुआ, अब पूरा जब महल तोड़ा जाने लगा तो वो जो बेटी थी ना, वो तो यहीं रह गई, वो नहीं जा सकी थी नाना साहब के साथ, महल में ही थी, क्योंकि अंग्रेज कभी भी ना औरतों पर या परिवार वालों पर कभी कोई कुछ भी आज तक कभी हथियार नहीं उठाते थे, कभी ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये कर सकते थे कि उनको किसी दूसरी जगह रख के उनकी पेंशन कर देते थे, ये उनका रिकॉर्ड था। हुआ क्या कि जब महल तोड़ा जाने लगा तो कहे, लड़की ने कहा कि महल तो नहीं तोड़ने देंगे जी। नहीं तो वो युद्ध कर रही थी ना, उन्होंने तो हथियार उठा के आमने सामने लड़ाई लड़ी थी, तो फिर जी समझ रहे ना। तो जो भी था, लेकिन अब वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि अब करें क्या। अब ये लड़की मैंने समझ गया बेटी की जैसी है, और उसके बाद अब ये तोड़ना तो है ही। जब अफसर का ऊपर से ऑर्डर है, आर्मी के आदमी हो, कैसे आप ऑर्डर नहीं मानोगे। तो फिर उसको किसी तरह से, और भी जो पुलिस वाले थे, जो भी आर्मी ने पकड़ करके उसको साइड में किया गया, फिर तोड़ा गया। और उस पर मैंने की, इसके ऊपर एक कविता है, आपको 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा, मीना देवी है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, कविता है, बहुत ही अच्छी कविता। अब मैं तात्या टोपे के बारे में बताता हूँ। तात्या टोपे बहुत ही बहादुर थे, बहुत अच्छे सेनापति थे, अंग्रेजों का बहुत ही इन्होंने नुकसान भी किया, लेकिन पकड़े नहीं गए। एक बार क्या हुआ, इन्हीं का कोई जो दोस्त था या साथ में जो अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, उन्हीं ने गद्दारी करके इंफॉर्मेशन दे दिया अंग्रेजों को, और फिर आकर के इनको पकड़ लिया गया और इनको फिर फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैं बात बताऊं आपको बाबू वीर कुंवर सिंह की, तो वो बिहार के थे, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं, आरा भोजपुर, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सभी जगह क्षेत्रों पे, बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार किया और अंग्रेजों को वहां से हटाया।
एक बार, और 80 साल की उम्र थी उनकी, मतलब ये नहीं कि यंग थे, 80 साल की उम्र में गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे, पीछे अंग्रेज लग गए थे, और हाथ पे है ना वो जो गोला होता था, मतलब कि जैसे बंदूक से जो छोड़ा, बुलेट लग गई। बाबू वीर कुंवर सिंह। हम लोग के बिहार में आप जितना भी हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली जो भी जगह आप देखोगे या जो भी प्लेसेस, कोई पार्क का नाम देख लो, कोई भी स्मारक देख लो, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से होता है। मेरी यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं मैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम ही है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो बहुत महान आदमी था, और आप ही लोग के कास्ट से थे, राजपूत थे। तो उन्होंने एक तलवार से लेके अपना दूसरा हाथ काट दिया, गंगा में चढ़ा दिया, और तैर करके निकल के चले गए, और अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आया। हुआ क्या, उसके बाद कुछ दिन के बाद बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं मारे गए। और जो जगदीशपुर का जो किला था, मतलब जहां ये महल था, जगदीशपुर जहां ये महल था इनका बिहार में, उस पूरे के पूरे महल को फिर अंग्रेजों ने हाँ, उसमें इन्फेक्शन हो सकता था ना, गोली लग गई थी पूरा, तो इसी को कट कर दिया अपने हाथ से। इतनी बहादुरी चाहिए ना भाई, अपने हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ को काट दिया। उसके बाद झांसी की रानी की बात करें तो झांसी की रानी लड़ रही थी। ग्वालियर का नाम आपने सुना होगा, झांसी के बगल में ही पड़ता है। आपने सिंधिया का नाम सुना होगा, अभी इंडिया में बहुत ही ज्यादा वो अमीर है। सिंधिया भी राजपूत लोग ही थे, बहुत अमीर थे, रजवाड़े थे। अभी भी वहां सिंधिया का है कास्ट, हाँ सिंधिया सरनेम होता है बेटा, आप लोग के राजपूत कास्ट में ही आते हैं, सरनेम अलग, सिंधिया चौहान है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या था कि इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। झांसी की रानी ने बोला कि भाई तुम हमारे भाई बंधु होकर के अंग्रेजों का साथ दे रहे हो, तुम हमारा साथ देना, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं नहीं, डर गया झांसी की रानी गई तो, लेकिन फिर भी बाद में पीठ में छुरा भोंक ही दिया, उसने अंग्रेजों का साथ दिया। और झांसी की रानी लड़ते लड़ते, ठीक है, लड़ते लड़ते मारी गई। और आ जा जगह बैठ, ह्यूरोज, उस गवर्नर, उस जनरल का, कमांडर का नाम ह्यूरोज था। एक कुर्सी निकाल के बैठ, ह्यूरोज, ठीक है। और ह्यूरोज ने जब वो मर गई, नीचे लाश जमीन पे गिरी हुई थी, तो कह रहा था कि इस पूरे के पूरे विद्रोह में एक ही मर्द था जो कि मेरे सामने आज जमीन पे शहीद होके पड़ा हुआ, और बड़े सम्मान के साथ जो भी उनका शव था उसको दिया गया। झांसी की रानी से ह्यूरोज। हीरोज बेटा कमांडर था, अंग्रेज कमांडर था, सेना में लड़ रहा था झांसी की रानी के खिलाफ। झांसी की रानी गई थी, खुश, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे फोकस करो। चलिए ठीक है, ओके, जा सकते हैं आप लोग, होमवर्क मिलेगा आप लोग घर से करके लाएंगे।